नमस्कार, मैं रमेश कुमार, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा से। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी की प्रमुख जो विधाएं हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ विषयों पर चर्चा हो चुकी है, जिसे हम लोग कहानी पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज उसके आगे कुछ और भी जो हमारी विधाएं हैं, जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आलोचना, ये जो हिंदी की विभिन्न विधाएं हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के क्रम में हम लोग आज सबसे पहले देखते हैं कि निबंध क्या है। निबंध विधा पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि यह बताया गया है कि निबंध जो है वो दो शब्दों से बना है, निबंध। नि का अर्थ होता है भली भांत या निश्चित रूप से, बंध मीन्स होता है बांधना। जब हम अपने विचारों को भली भांत रूप से किसी कुछ शब्दों के माध्यम से या कुछ वाक्यों के माध्यम से जब बांधते हैं तो उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें भावों तथा विचारों को उचित क्रम में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए व्यक्त किया जाता है। निबंध एक ऐसी लेखन विधा है जिसमें किसी विशेष विषय पर व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को क्रमबद्ध लिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। निबंध एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति के विचारों का आत्म प्रकाशन होता है। यह जितना सरल, स्वतंत्र व सजीव होगा, हमारा निबंध उतना ही प्रभावशाली होता है। हम अपने मन के जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, उनको जब एक क्रम में पिरोने का प्रयास करते हैं तो उसे हम निबंध कहते हैं। तो जो विभिन्न विषय हम होते हैं, विभिन्न विषयों पर जब हम अपने विचारों को तो एक निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास करते हैं तो वही निबंध कहलाता है। तो अब देखते हैं निबंध की कुछ विद्वानों ने निबंध को परिभाषित करते हुए बताया है कि निबंध क्या है। तो गुलाब राय ने निबंध को परिभाषित करते हुए बताया है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सजीव तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। तो उन्होंने अपनी इस परिभाषा में विभिन्न तरह के जो निबंध में प्रयोग किए जाते हैं, विभिन्न तरह की बातें, उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताए हैं। इसके बाद एक हमारे विद्वान है मॉन्टेन, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि निबंध विचारों, उद्धरणों और आख्यान वृत्तों का सम्मिश्रण। तो सब मिला के यही है कि जो इस परिभाषा का मूल है वह यही कि निबंध जो होता है वह हमारे विचारों का, हमारे मन के जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने का एक माध्यम होता है। जब हम अपने मन के भाव को, विचार को कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में पिरोते हैं तो उसे हम निबंध कहते हैं। अब एक चीज, अब इस निबंध को जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जैसे मान लीजिए हम अपनी जो हमारे प्राथमिक के बच्चे हैं, वो उच्च प्राथमिक के जो बच्चे हैं, उनको जब हम निबंध पढ़ाते हैं तो उनका अपना कुछ एक उद्देश्य होता है, या निबंध पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है। तो वह उद्देश्य क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जो पाठ्यक्रम है वह डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के में इन निबंध जो विभिन्न विधाएं हैं उसको रखा गया है। तो वह इसीलिए रखा गया है कि जो हमारे बच्चे होते हैं या जो जूनियर के जो बच्चे होते हैं, उच्च प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं, उनको हम विभिन्न विधाओं से कैसे परिचय कराएं। तो उन्हीं के क्रम में निबंध के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं कि जो हम निबंध उनको पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होगा।
पहला उद्देश्य होता है कि छात्रों में निबंध लिखने के प्रति अनुराग की भावना जागृत करना। माने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरह से कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, यह भावना उनमें जागृत करने के लिए हम उनको पहले निबंध पढ़ाते हैं। हम लोग यह देखते हैं कि बच्चों को हम कुछ विषय दे देते हैं और उन पर कुछ वाक्य लिखने को कहते हैं कि आप 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, या छोटे छोटे मान लो बच्चे हैं तो उनको 50 शब्दों में, 50 शब्दों में एक छोटा सा निबंध लिखने के लिए हम लोग कहते हैं। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि उनके अंदर जो मन के भाव हैं उस विषय को लेकर वह कैसे प्रकट करते हैं, कैसे रखते हैं। तो निबंध का पहला उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के अंदर कुछ भावना पैदा करना, विचार पैदा करना उस विषय को लेकर। दूसरा है कि छात्रों में पर्यवेक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों को स्पष्टतः शुद्धता पूर्वक निबंध लिखने में समर्थ बनाना। माने जो हम उनको पढ़ा रहे हैं निबंध, उसका उद्देश्य है कि क्या किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम पढ़ाते हैं। छात्रों को अपनी न्याय संगत बुद्धि के द्वारा उचित तथा थोड़े से सार्थक शब्दों के भाव व्यक्त करना सिखाना। माने थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक मन के भाव कैसे व्यक्त किए जाएं, इसको हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। छात्रों को वाक्य प्रयोग द्वारा विकसित शब्दकोश पर अधिक अधिकार प्रदान करना। जब बच्चे कुछ शब्दों को लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो उन शब्दों के माध्यम से उनका जो शब्दकोश है वह धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। तो इसके बाद आगे है कि छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करते हुए क्रमिक रूप से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना। माने जब वो लिखते हैं कोई भी भाव या विचार मन के, तो वो लिखने से पहले अपने मन में तर्क वितर्क भी करते हैं। तो जब वो तर्क करते हैं तो उससे उनकी तर्क शक्ति का भी विकास होता है। इससे माने यह भी हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास भी करें। छात्रों को सरलता से ऊपर उठते हुए अधिक से अधिक भाषा सौंदर्य की ओर जाने का प्रयास करना सिखाना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो प्राथमिक से पढ़ के आते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके जो भाषागत सौंदर्य होते हैं उनकी तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रस, छंद, अलंकार, समास आदि की जब उनको धीरे धीरे करके जानकारी होगी तो उससे उनकी भाषा में उनकी जो भाषा होती है उसमें थोड़ा सौंदर्य बोध ज्यादा जागृत होगा, या उनकी भाषा जो है पढ़ने में अधिक रुचिकर लगेगी। साहित्य की विविध शैलियों जैसे साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, जीवनी, आत्मकथा आदि का परिचय कराना। माने जब हम निबंध उनको लिखना सिखाते हैं तो उनको विभिन्न निबंध के साथ साथ और विधाओं की भी जानकारी उनको हमें देनी चाहिए कि और विधाएं किस तरह से आप पढ़ते हैं और उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उनके क्या लाभ होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बच्चों को निबंध लेखन का कार्य कराते हैं या निबंध शिक्षण जो है उसको पढ़ाते हैं। तो अब इसके बाद होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि निबंध जो हमारे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। निबंध के प्रकार, जब उद्देश्य निर्धारित हो गया, उसकी परिभाषा हो गई, जिसके बाद बच्चों को ये बताना है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो निबंध हमारे जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो इसकी अगर उच्च कक्षाओं में हम लोग जाएं तो वहाँ पर जो निबंध के प्रकार हैं वो और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन छोटी कक्षा में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो मुख्य प्रकार हैं उन बच्चों को पहले उन्हीं को बताएंगे। तो इसमें निबंध जो है 5 प्रकार के होते हैं। विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, संस्मरणात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो निबंध हैं इनको अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है। इन निबंधों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है
कि इनको किस तरह से विभाजित, जैसे हमारा विचारात्मक निबंध जो है, इसमें इस तरह के जो निबंध को हम पढ़ते हैं या बच्चों को बताते हैं, तो इसमें यह होता है कि जो हमारे मन के विचार हैं, या किसी निबंध को अगर हम पढ़ रहे हैं, उसमें अगर विचारों की प्रधानता अधिक से अधिक परिलक्षित हो रही है या अधिक से अधिक दिखाई दे रही है, तो उसे हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। दूसरा हमारा है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध जो होता है, इसमें हृदय के भाव समाहित होते हैं उस निबंध में, या इस तरह के जो निबंध होते हैं, इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसे ललित निबंध कहते हैं। भावात्मक निबंध को ही हम ललित निबंध के नाम से भी जानते हैं। तो या कहीं कहीं पर इसे इस तरह के जो निबंध होते हैं, इसमें कुछ काव्य का पुट भी मिलता है, या जो भाषा होती है इसकी वह बहुत सरल और मन को तो या अपने हमारे जो जिसको हम सुना रहे हैं निबंध, उसको तुरंत असर करने वाली होती है। क्योंकि जो मन के भाव होते हैं, अगर वो दूसरे के पास पहुंचते हैं तो वो तुरंत ही वो सामने वाला उसको आत्मसात कर लेता है। तो इसमें जो भाषा होती है बहुत सरल होती है। तीसरा हमारा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध विचारात्मक निबंध के समान ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह होता है कि जो जिस विषय पर निबंध लिखा गया है उसमें उसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। माने उसमें एक एक विषय पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया जाता है। इसी को हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। माने विवरण इसमें बहुत अच्छे तरह से दिया जाता है, उसका वर्णन जो होता है बहुत विस्तार रूप में किया जाता है। अगला है संस्मरणात्मक निबंध। संस्मरणात्मक निबंध जो होता है उसमें यह संस्मरण शब्द से बना है। संस्मरण का अर्थ होता है कोई भी बात जब स्मरण करके लिखी जाती है तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। अर्थात पुरानी बीती हुई घटनाओं को जब हम याद कर करके लिखते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो जैसे कहीं मान लीजिए हम घूमने गए हैं, कुछ और काम से गए हैं, तो इस तरह के जो निबंध होंगे तो उस पर हम जो निबंध लिखते हैं उसे संस्मरणात्मक निबंध कहते हैं, क्योंकि उन घटनाओं को स्मरण करते हैं हम, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके उस पर लिखते हैं। या अपने कुछ परिवारिक जनों के साथ जो बिताए हुए क्षण होते हैं उनको जब हम उस तरह से कहीं पर निबंध के माध्यम से उनको पिरोते हैं तो उस तरह के जो निबंध होंगे उन्हें हम संस्मरणात्मक निबंध कहेंगे। अगला है व्यंग्यात्मक निबंध। व्यंग्यात्मक निबंध जो होते हैं वो समाज में होने वाली विभिन्न तरह की घटनाओं पर सीधे सीधे व्यंग किए जाते हैं। इसमें जो हमारी विभिन्न तरह की कुरीतियां हैं या समाज में प्रचलित जो कुप्रथाएं हैं उस पर सीधा सीधा व्यंग किया जाता है। माने ऐसे निबंध जिसको पढ़ने से हमें व्यंग उसमें दिखाई दे या व्यंग भाव का बोध हो, उसे हम व्यंग्यात्मक निबंध कहते हैं। तो ये निबंध के कुछ प्रकार हैं, किस किस तरह से निबंध को हम बांटते हैं। अब इसके बाद है कि जो हमारा निबंध है इसको हम या बच्चों को जब हम निबंध पढ़ाते हैं तो चूंकि निबंध का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, तो उनको उस क्षेत्र को एक साथ हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो इसको ध्यान में रखते हुए निबंध को विभाजित कर दिया गया है। माने विभिन्न कालों में बांट दिया गया है। तो इन्हीं कालों के माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक एक युग को, एक एक काल को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो निबंध का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से चार प्रकार से किया गया है, और इनके जो नामकरण किए गए हैं उस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे उन्हीं के नाम पर उस युग को रखा गया है। जैसे हम देखते हैं पहला हमारा जो युग काल विभाजन है वह है भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, चौथा
शुक्लोत्तर युग। यही 4 तरह से निबंध को हम विभाजित करते हैं। इसमें पहला युग जो हमारा है भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य को एक बहुत समृद्ध साहित्य दे के गए हैं। इसलिए हिंदी का जो निबंध का समय है उसको पहले समय को उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो उनका जो समय है भारतेंदु युग का वह 1950 से लेकर 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक रखा गया है। तो इसमें यह है कि इतने जो 50 वर्षों का यह समय निर्धारित किया गया, इसमें बहुत से लेखक उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो भी इसमें अपने निबंधों को लिखे हैं। तो दूसरा जो हमारा युग है वह है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग को रखा गया है, जिसकी समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी। फिर तीसरा युग जो हमारा है वह शुक्ल युग। शुक्ल युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया है। इसकी समय सीमा 1920 से 1950 ईस्वी मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग का मतलब है शुक्ल युग के बाद का जो समय है उसे हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं। शुक्लोत्तर युग का जो समय है 1950 से लेकर अब तक माना गया है। 1950 से अब तक का जो समय है वह शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यह हिंदी का काल विभाजन है कि हिंदी का नहीं, सॉरी, निबंध का काल विभाजन जो विभिन्न साहित्य उस समय के जो प्रमुख साहित्यकार थे उनके नाम के आधार पर रखा गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो माने जो हम अभी नाम वो किए हैं काल विभाजन निबंध का, तो प्रत्येक युग में कौन कौन प्रमुख निबंधकार हैं। क्योंकि जैसे भारतेंदु युग है तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा और बहुत सारे निबंधकार जुड़े हुए हैं। तो वो निबंधकार कौन कौन से हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य को चाहे जो भी विधा हो, चाहे निबंध हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे काव्य हो, सारी विधाओं में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही समृद्ध, या इस तरह कहें कि हिंदी साहित्य को उनकी एक विशेष देन है जिसे हम लोग आज भी पढ़ते और याद करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो अपने सीमित समय में इतना बड़ा, अपने सीमित कार्यकाल में, उनका जो जीवन काल था बहुत छोटा था, लगभग 35 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। तो उस 35 वर्ष के कार्यकाल में ही उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत उच्च कोटि के साहित्य दिए हैं। तो अब देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा इस युग के और कौन कौन से निबंधकार हुए हैं। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, ये जो विभिन्न निबंधकार थे उस समय के प्रमुख निबंधकार, वो सब इसी भारतेंदु युग में ही आते हैं। इसके बाद अगला जो काल है वो है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। तो इस तरह के जो नाम हैं वह द्विवेदी युग के प्रमुख
निबंधकारों में आते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि फला, जैसे जब हम लोग टेट की परीक्षा देंगे आगे, तो उसमें ये पूछा जाता है कि इन्हीं में से कुछ नाम दे दिए जाते हैं, ये पूछ दिया जाता है कि फला लेखक या फला रचनाकार किस युग का है। तो इसको हम लोगों को थोड़ा जो प्रमुख प्रमुख मुख्य मुख्य रूप हैं, इनके नाम हमें याद होने चाहिए कि कौन किस युग का है। जैसे महाप्रसाद द्विवेदी युग में कौन कौन से लोग हैं, तो श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, तो ये उस समय के उच्च कोर्ट के निबंधकार थे और जो द्विवेदी युग में शामिल थे। इसके बाद है शुक्ल युग। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, शांतिप्रिय द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये प्रमुख रूप से थे। तो इसके बाद अगला जो हमारा है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों में नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, इलाचंद जोशी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय आदि उस समय के प्रमुख शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार थे। तो ये तो है कि प्रमुख निबंधकार माने उस काल के। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उस काल के जो प्रमुख निबंधकार हुए हैं उनकी कौन कौन सी कृतियां, प्रमुख कृतियां क्या हैं। वैसे तो बहुत से निबंध लिखे हैं, लेकिन उसमें से मुख्य जो कृतियां हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं, अगर हम देखें तो जो कोई भी कंपटीशन हो, चाहे टेट हो या उसके आगे की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे आप लोग सुपर टेट या और किसी नाम से जानते हैं, तो उन सब में ये सब पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि भारतेंद्र युग के कुछ प्रमुख निबंधकार। तो भारतेंद्र युग के प्रमुख निबंधकारों में सबसे पहले भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का ही नाम आता है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1950 ईस्वी में और मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई थी। सब मिला के वो लगभग 34 वर्ष कुछ महीने का उनका जीवन काल रहा है, और उसी एक सीमित समय में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही समृद्ध साहित्य प्रदान किया है। वो चाहे काव्य हो, चाहे गद्य हो, या गद्य की और भी जो विधाएं हैं वो हो। तो निबंध के रूप में उन्होंने मुख्य रूप से भारत की उन्नत कैसे हो सकती है या भारतोन्नत कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कश्मीर कुसुम, काल चक्र, सुलोचना, इस तरह के बहुत सारे उनके निबंध हिंदी साहित्य में हैं। इसके बाद दूसरा जो नाम आता है वह है इसी युग के बालकृष्ण साहित्यकार, इसी युग के एक प्रमुख साहित्यकार हुए बालकृष्ण भट्ट, उनका। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जात पात, भिक्षावृत्त, सुगृहिणी, हिंदुस्तान के रईस, हाकिम और उनकी हिकमत, ढोल के भीतर पोल, खल वंदना, ग्राम्य जीवन, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी उन्होंने और बहुत सारे निबंधों की रचना की है। कहा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य में लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो जिसमें से प्रमुख ये हैं साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला भाग 1 और भाग 2 उनका निबंधों का संकलन है। साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला भाग 1 और भाग 2, इन्हीं में उन्होंने अपने सारे निबंधों को लिखा है, माने ये इनका संकलन है। इसके बाद अगले जो हमारे निबंधकार हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक साहित्यकार कहे जाते हैं कि इनके नाम से
हिंदी साहित्य की एक अलग युग ही चला है। वह इसलिए कि इन्होंने जो आज हम लोग खड़ी हिंदी पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही देन है। इससे इनके पहले के जो साहित्यकार थे वह विभिन्न भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी विभिन्न, जैसे ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, तो पहले जो हमारे साहित्य होते थे वो अलग अलग भाषाओं में रचे जाते थे। लेकिन इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को एक भाषा देने का प्रयास किया जिसे खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। तो खड़ी बोली साहित्य में लाने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। इसीलिए इनको हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इनके जो प्रमुख निबंध हैं वह हैं महाकवि माह का प्रभात वर्णन, कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, अतीत स्मृति, कालिदास की निरंकुशता, और इनके कुछ निबंध संकलन हैं जैसे रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास, ये इनके प्रमुख निबंध संकलन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जन्म जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1938 ईस्वी में। अब इसके बाद अगले जो हमारे साहित्यकार हैं वह रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो हुए हैं उनका जन्म 1884 ईस्वी और मृत्यु 1941 ईस्वी को हुई थी। इनके प्रमुख निबंध हैं श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लान, उत्साह, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, लोभ और प्रीत, घृणा, काव्य में अभ्यंजनावाद, काव्य में प्रकाशित दृश्य, चिंतामणि, रस मीमांसा आदि। तो इस तरह के विभिन्न निबंधों की रचना की है रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आगे देखते हैं कि श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सभ्यता। इनका एक बहुत प्रसिद्ध निबंध जो है वो कर्तव्य और सभ्यता। तो इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। इनके प्रमुख निबंध हैं कुटज, शिरीष के फूल, भारतीय साहित्य की देन, काव्य में काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, अवतारवाद, आलोक पर्व। तो ये इनके प्रमुख निबंध हैं। इनके कुछ जैसे और भी निबंध हैं विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता, बसंत आ गया। तो इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के निबंधों की इन्होंने रचना की है। अब इनके अलावा और भी बहुत सारे निबंधकार हैं जैसे जैनेन्द्र, कुबेरनाथ राय, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो हैं वह हिंदी साहित्य के एक बहुत माने जाने व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा जो व्यंग्यात्मक निबंध है वो उसमें विशेष रूप से हरिशंकर परसाई का नाम लिया जाता है। उनके कुछ निबंध हैं जैसे इंटरव्यू, मुकुटलाल का होना, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णवन की फिसलन,
निंदा रस, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, इस तरह के जो निबंध हैं वो विद्यानिवास मिश्र के हैं। तो विद्यानिवास मिश्र एक व्यंग्यात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अब ये तो हमारे माने कुछ निबंध और निबंधकार रहे। अब ये देखते हैं कि हमारे जो निबंध है उसकी विशेषता क्या है। निबंध की कुछ विशेषताएं हैं, हम लोग उसको भी देखते चलते हैं। जैसे निबंध में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। संक्षिप्तता और पूर्णता निबंध शैली की निजी विशेषता है। विषय को अनावश्यक विस्तार देने से उसकी एक रसता खंडित हो जाती है। पहली विशेषता इसकी है कि इसमें जो है संक्षिप्तता और पूर्णता। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब आपको कोई किसी विषय पर निबंध लिखने को कहा जाता है तो उसमें एक निश्चित समय शब्द सीमा निर्धारित की जाती है कि किस तरह से आपको निबंध माने कितने शब्दों में लिखना है। यह नहीं कि हम निबंध शुरू किए तो उसको पूरा 20 पेज, 25 पेज, 40 पेज तक पहुंचाते चले जाएं, ऐसा नहीं होता। बल्कि उसकी एक शब्द सीमा निर्धारित की जाती है, चाहे 50 शब्द की हो, चाहे 200 शब्द की हो, 500 शब्द की हो, जो भी होगी उसी के अंदर रहते हुए हम अपना निबंध लेखन का कार्य पूरा करते हैं और उसी में हम अपने मन के सारे भावों को व्यक्त कर देते हैं। अगर इस तरह के प्रतिबंध न लगाया जाए तो हमारी जो निबंध है उसकी नीरसता वो हमारा नीरस हो जाएगी, या निबंध जो होता है वह फिर उसमें कुछ रोचकता नहीं रह जाएगी। दूसरा है कि निबंध मुख्यतः आत्माभिव्यक्ति से संबंधित होता है, अतः निबंधकार के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हम किसी भी साहित्यकार के निबंध को पढ़कर यह अनुमान लगा लेते हैं कि वह साहित्यकार किस प्रकार का होगा। जैसे भी बता रहे थे कि जो हमारे हरशंकर परसाई जी हैं, अगर उनके निबंधों को हम पढ़ें तो हमें एक इस तरह का वो लगता है कि वह समाज पर बहुत अच्छी तरह से व्यंग करते थे। तो एक व्यंग्यात्मक निबंधकार के रूप में वो जाने जाते हैं। तो निबंधों को पढ़ने से किस तरह की अभिव्यक्ति है उनकी यह अच्छे से पता चल जाता है। उनका व्यक्तित्व कैसा है इसका भी हमें परिचय मिल जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है। निबंध अगला है कि निबंध विचारपूर्ण रचना है, किंतु इसमें हृदय के भाव सत्ता का ही साम्राज्य होता है। निबंधों में विचार ही लिखे जाते हैं, सच है, लेकिन इसमें मन के विचार होते हैं, हृदय के विचार होते हैं। हृदय में जो विचार पैदा होते हैं वही लिखे जाते हैं। इसलिए जो हमारे जैसे कोई भी हम निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हमारे जो मन के भाव होते हैं वही व्यक्त किए जाते हैं। तो उसको पढ़ने से हमारे अंदर के भाव या हम किस तरह से सोचते हैं किसी विषय पर यह बहुत अच्छी तरह से पता चल जाता है। रोचकता, सजीवता, भाषा शैली, प्रौढ़ता निबंध के लिए बहुत आवश्यक होता है। निबंध में रोचकता भी होनी चाहिए, सजीवता भी होनी चाहिए, उसकी जो भाषा एवं शैली है उसमें प्रौढ़ता होनी चाहिए। फिर अगला है कि निबंध में किसी सिद्धांत विशेष का नहीं बल्कि बहुत सी बातों का संग्रह किया जाता है। इसमें कोई नियम नहीं बताया जाता है, अपना कोई नियम इसमें हम प्रतिपादित नहीं करते हैं, बताते नहीं है, बल्कि अपने मन के क्या भाव हैं उसी को हम दिखाने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को निबंध लेखन सिखाते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से निबंध के विषय में जान जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो अगली विधा है वह है नाटक। तो थोड़ा सा हम लोग अब नाटक पर भी चर्चा कर लेते हैं कि नाटक क्या होता है, किस तरह से है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि नाटक एक काव्य का ही एक रूप होता है। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो नाटक भी उसी श्रव्य काव्य का ही एक भाग होता है। अब इसमें देखते हैं कि अब इसमें नाटक में प्रभाव एवं रसास्वादन की दृष्टि से दृश्य काव्य को श्रेष्ठ माना जाता है।
दृश्य काव्य का मतलब है कि जो दिखाई देता है, श्रव्य काव्य का मतलब होता है जो सुनाई देता है। तो जो दिखाई देता है उसी को हम नाटक कहते हैं। जैसे रंगमंच पर जो हम देखते हैं वह भी एक काव्य ही होता है, काव्य का रूप ही है, तो उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं, जिसका दूसरा नाम नाटक है। अब एक पंक्ति कही जाती है संस्कृत में कि काव्येषु नाटकम रम्यम नाटके शकुंतला। काव्यों में जो है वो नाटक सबसे अधिक रमणीय होता है, सुंदर होता है, मनोहारी होता है। और अब नाटकों की बात की जाए तो उसमें संस्कृत में चूंकि कहा गया है, तो उसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह सबसे अधिक रमणीय और सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा काव्य है उसमें नाटक की प्रमुख भूमिका होती है, या जो हमारा नाटक एक विधा के रूप में रखा गया है इसमें पाठ्यक्रम में, वह बहुत ही अनिवार्य होता है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने दृश्य काव्य को नाटक की संज्ञा दी है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। अब ये देखते हैं कि हाँ, जैसे भी ये हुआ कि नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। तो नट जो होते थे वो एक तरह के एक जात के रूप में मानी जाती है। उनका यह काम होता था कि वह लोगों का मनोरंजन करते थे। नट का अर्थ होता है कि लोगों का मनोरंजन करने वाला। तो इसीलिए उनको नाटक जो शब्द है वह उसका भी उत्पत्ति जो हुई है नट धातु से ही हुई है, जिसका अर्थ होता है मनोरंजन। तो अब आगे नाटक की परिभाषा देखते हुए हम कह सकते हैं कि गुलाब राय के अनुसार नाटक का संबंध नट से है। अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य कहते हैं। इसी में नाटक शब्द की अधिक सार्थकता है। अर्थात अवस्थाओं की अनुकृति माने कोई भी अवस्था किस तरह से कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए, उसको करने में नट लोग बहुत माहिर होते थे। तो इसीलिए उनके द्वारा जो कार्य किया जाता था उसको हम नाटक धीरे धीरे करके नाटक कहने लगे। फिर महिम भट्ट ने परिभाषा देते हुए बताया है कि जब काव्य को गीत आदि से रंजित कर अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का रूप ले लेता है। जब काव्य को गीत आदि से रंजित कर अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह नाटक का रूप ले लेता है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने नाटक को परिभाषित किया है। कहने का तात्पर्य है कि नाटक जो है वह भी काव्य का ही एक रूप होता है, जिसको हम लोग बच्चों को अभिनय के द्वारा पढ़ाते और बताते हैं। अब ये देखते हैं कि नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, नाटक बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए या क्यों पढ़ाते हैं हम नाटक को। तो पहला उद्देश्य है भाव व्यक्त। नाटक के द्वारा बच्चे अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें अपनी बात को कहने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो विभिन्न तरह से हम बच्चों को अपनी बात को कहने के लिए प्रेरित करते हैं। उसमें से एक नाटक भी माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नाटक हम बच्चों को दे दें करने के लिए, तो बच्चे उसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। तो इससे उनके जो मन का डर होता है या जो झिझक होती है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। दूसरा है अनुकरण के अवसर। बच्चे अनुकरण करके सीखने में अधिक विश्वास करते हैं या अनुकरण करके वो अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। और यह भी देखा गया है कि बच्चे सबसे ज्यादा अनुकरण अपने शिक्षक का ही करते हैं। तो इसमें यह देखा गया है कि अगर हम बच्चों को नाटक विधा से पढ़ाने का प्रयास करें तो उसमें जो पात्रों
का चरित्र होता है, बच्चे उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। तो इससे उनके अंदर, चूंकि वो जो हमारे नाटक के पात्र होते हैं उनमें विभिन्न तरह के सद्गुण दिखाए जाते हैं उस नाटक के माध्यम से, तो उनको भी बच्चे अपने अंदर ढालने का या उसको अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं। अगला है विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान। बच्चों को नाटक के माध्यम से हम उनको विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान कराना सिखाते हैं, या ये कहें कि हम बच्चों को विभिन्न देश काल, विभिन्न तरह के वातावरण से उनको परिचित कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई नाटक रंगमंच पे बच्चों को दिखा रहे हैं, करा रहे हैं, तो उसमें किस किस तरह की परिस्थितियां आती हैं। कभी जंगल दिखाई देता है, तो कभी पहाड़ दिखाई देता है, कभी तूफान आता है। तो विभिन्न तरह की परिस्थितियों से बच्चे अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, और उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाता है उसको भी वो बहुत अच्छी तरह से जान जाते हैं। अगला है कि स्वस्थ मनोरंजन। नाटक जो हमारा अगला उद्देश्य है वह है स्वस्थ मनोरंजन। और विशेष रूप से देखा जाए तो नाटक का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वह मनोरंजन ही होता है। तो इससे बच्चों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है बच्चों में, इसलिए बच्चे इसमें अच्छी तरह से भाग भी लेते हैं। फिर अगला है संवाद शिक्षा। नाटक के द्वारा हम बच्चों में संवाद शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम नाटक के द्वारा बच्चों में संवाद स्थापित करने का भी प्रयास करते हैं। जैसे किस तरह से एक को दूसरे से बोलना चाहिए, या अपने मन के भाव को किस तरह से प्रकट करना चाहिए, यह भी हम बच्चों को नाटक के माध्यम से ही सिखाते हैं। मानव स्वभाव का अध्ययन, इसी में जो उद्देश्य है, इसी में हमारा अगला है कि मानव स्वभाव का अध्ययन। नाटक के द्वारा हम मानव स्वभाव का अध्ययन भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पात्र है उसमें का, उसका स्वभाव किस तरह से है। तो जब वह मंच पर आता है, रंगमंच पर, और अपना जो उसको रोल दिया गया है, जो वह करने के लिए आया है, जब उसको हम देखते हैं तो उसके स्वभाव से भी हम परिचित होते हैं। जैसे हम लोग जो पुराने नाटक हैं उनको देखते हैं तो भगवान राम का एक किस तरह का स्वभाव है, और उसी में अगर रावण का जब वो सीन आती है या दिखाई देते हैं तो उनका किस तरह से स्वभाव है। तो विभिन्न तरह के जब हम नाटक देखते हैं या सुनते हैं या नाटक करते हैं तो उसमें जो पात्र होते हैं उनका स्वभाव हमें खुद ब खुद मालूम हो जाता है। तो चूंकि हम बच्चों से नाटक करते और करवाते हैं तो उनके बच्चों के भी स्वभाव हमें भली भांति समझ में आ जाते हैं। इसके बाद है नाटक के तत्व। जो कोई नाटक है तो वो किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, या नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसमें पहला जो है हमारा वह है कथावस्तु। कोई भी नाटक होगा उसमें कथावस्तु का होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना कथावस्तु के कोई नाटक हो ही नहीं सकता। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। उसमें कुछ पात्र होते हैं और उन पात्रों को चरित्र के विषय में भी बताया गया होता है। तीसरा है संवाद। कोई भी नाटक होगा उसमें एक पात्र से दूसरे पात्र के बीच एक तरह का संवाद स्थापित किया जाता है। तो उन्हीं संवाद के माध्यम से वो आपस में बातचीत करते हैं, या जो आपस में बातचीत करते हैं उसी को हम संवाद कहते हैं। तो संवाद का होना भी नाटक में अनिवार्य है। अगला है देश काल और वातावरण। माने किस तरह की परिस्थितियां हैं, वो नाटक जो लिखा गया है, जो नाटक खेला जा रहा है, रंगमंच पर जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उस नाटक में कैसा वातावरण है, किस परिस्थिति में वह नाटक लिखा गया है, यह भी अनिवार्य होता है। अगला है भाषा शैली।
कोई भी नाटक होगा उसकी अपनी एक भाषा शैली होती है, और सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि नाटक की जो भाषा हो वो अत्यंत सरल हो, दर्शकों के समझ में आने योग्य हो, और शैली जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा भावात्मक शैली का प्रयोग किया जाए, जिससे दर्शकों का जुड़ाव नाटक के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फिर अगला है उद्देश्य। कोई भी नाटक लिखा जाता है या रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसका अपना एक उद्देश्य भी होता है कि नाटक हम किस लिए प्रस्तुत कर रहे हैं दर्शकों के सामने। तो उद्देश्य का उस नाटक में होना भी अनिवार्य होता है। तो यह जो हमारे 6 तत्व हैं यह नाटक के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। इन्हीं 6 तत्वों से मिलकर कोई नाटक बनता है। तो कभी कोई यह पूछा जाता है कि नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, तो उसमें हमारा आ जाता है कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। यही इन्हीं 6 तत्वों से मिलकर नाटक का निर्माण होता है या नाटक बनता है। अब हम देखते हैं कि नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी। जो हमारा नाटक है उसको हम किन किन विधियों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहला है रंगमंच अभिनय प्रणाली, जो नाटक का मूल कहें तो मूल ही है यही कि नाटक को जो है रंगमंच पर अभिनय के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या यह होती है कि जब हम बच्चों को इस माध्यम से अगर पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो सभी बच्चों को हम इसमें जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे वही बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं जो जिनको इसमें किसी विषय पर या किसी विशेष टॉपिक दिया उनको, माने कि वही पात्र के रूप में उनको जब नामांकित किया जाता है कि आपको ये रोल करना है इस पात्र के रूप में, तभी वो बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं क्लास के वह इसमें उतना रुचि नहीं लेते हैं। दूसरा है अर्थबोध प्रणाली। जैसे मान लो किताब में कोई नाटक लिखा है, अगर उसको हम बच्चों को उसके अर्थ को भाव को बताते हुए पढ़ते चलते हैं तो इसी को हम कहते हैं अर्थबोध प्रणाली, जो कि नाटक के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि यह एक गद्य पठन जैसा हो जाता है। इसमें न तो श्रोताओं को न दर्शकों को कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नाटक को अर्थबोध प्रणाली से या केवल उसका अर्थ बताते हुए पढ़ देने से काम नहीं चलता है, इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अगला है कक्षा अभिनय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि उसी कक्षा में जिस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं उसी में से कुछ बच्चों को कुछ विशेष पात्र बनाकर हम खड़ा कर देते हैं और उन्हीं के माध्यम से उस पाठ को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रणाली में बच्चे कुछ ज़्यादा ही आनंद की अनुभूति करते हैं। जब हम किसी नाटक को पढ़ाते हैं तो हमें ध्यान यह रखना चाहिए कि कक्षा अभिनय प्रणाली के माध्यम से ही नाटक को पढ़ाएं। इसमें क्या होता है कि जब उस कक्षा में विभिन्न बच्चों के माध्यम से हम विभिन्न पात्रों को उसमें बना देते हैं और बच्चे उसी अभिनय के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं, तो बाकी जो भी छात्र हैं उनके समझ में भी वह चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आ जाती हैं। अगला है कि आदर्श नाट्य पठन प्रणाली। यह प्रणाली भी कुछ हद तक ठीक मानी गई है कि नाटक जिस तरह से लिखा गया है उसको उसी भाव में अभिनय करते हुए शिक्षक के द्वारा पढ़ दिया जाए। बच्चों के सामने एक आदर्श के रूप में उस पाठ को प्रस्तुत किया जाता है विभिन्न तरह के अभिनय करते हुए। जब अध्यापक उस पाठ को अभिनय करते हुए उस पाठ का पठन करते हैं, उस पाठ को पढ़ाते हैं, तो इसे हम आदर्श नाट्य पठन प्रणाली कहते हैं। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि अगर हमें नाटक पढ़ाना है बच्चों को तो कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखते हैं नाटकों का विकास कैसे कैसे हुआ। जैसे हम लोग पहले निबंध का विकास पढ़े थे, वैसे नाटकों का विकास।
तो नाटक का विकास जो है मुख्य रूप से इसको हम 3 युगों में बांटते हैं। भारतेंद्र युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। जो हमारा नाटक है वह मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। इसमें भारतेंद्र युग जो है वह 1857 से 1900 ईस्वी के बीच माना जाता है, और प्रसाद युग 1900 से 1950 के बीच माना जाता है। प्रसादोत्तर युग 1950 से अब तक माना जाता है। तो यह नाटकों का एक समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसको हम भारतेंद्र युग, प्रसाद युग या प्रसादोत्तर युग कहते हैं। प्रसाद युग से तात्पर्य है कि जयशंकर प्रसाद को उन्होंने नाटक को एक बहुत ही अच्छी स्थिति तक ले गए थे, तो इसलिए उनके नाम से भी एक युग चलाया गया, जिसे हम प्रसाद युग के नाम से जानते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाम से। तो यह तो नाटकों का समय सीमा है, कब से कब तक कौन से काल हैं। अब इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख नाटककार और उनके कौन कौन नाटककार हैं। तो जैसे भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, उनके कुछ नाटक हैं भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, सती प्रताप, अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, ये भारतेंद्र युग के प्रमुख नाटक हैं। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट के कुछ प्रमुख नाटकों में दमयंती स्वयंवर, कलराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल आदि प्रमुख रूप से आते हैं। इसके बाद हम आते हैं जयशंकर प्रसाद पर। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवसामनी, विशाख आदि प्रमुख हैं। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक निबंधकार माने जाते हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं ऐतिहासिक निबंध नाटककार माने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बीरबल, राखी की लाज, शगुन, नीलकंठ, ललित विक्रम, ये प्रमुख नाटक हैं इनके। और इसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ नाटक इस प्रकार हैं: अंधा कुआं, दर्पण, मिस्टर अभिमन्यु, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, अब्दुल्ला दीवाना, कर्फ्यू, ये प्रमुख नाटककार। इसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहूत, विस्पान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, तीर्थ स्तंभ, संरक्षक, आन का मान, अमृत पुत्री आदि इनके नाटक हैं। इसी क्रम में आगे सेठ गोविंददास का भी नाम लिया जा सकता है। उनके प्रमुख नाटक हैं प्रकाश, स्वातंत्र सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, सुख किसमें, बड़ा पापी कौन, गरीबी और अमीरी, महत्व किसे। ये हमारे प्रमुख नाटककार हैं। इसके अलावा भी जैसे मोहन राकेश से कुछ नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, या सुरेंद्र वर्मा के कुछ नाटक सेतुबंध, द्रौपदी, नायक, खलनायक और विदूषक, आठवां सर्ग, और जैसे उदय शंकर भट्ट के कुछ नाटक इस प्रकार हैं: दाहर, सख विजय, मुक्तिपथ, या धर्मवीर भारती का अंधा युग। तो इस तरह के जो हमारे प्रमुख नाटककार हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही
नाटकों के दृष्टि से बहुत ही समृद्ध बनाया है। तो इन माने ये तो एक छोटा सा हम ये कहें कि ये केवल 2-4 नाम हैं जो नाटक के क्षेत्र में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर देखें तो हमारा जो नाटक साहित्य है वो बहुत विस्तृत है। अगर उस पर चर्चा की जाए तो कई दिनों तक हम लोग एक ही प्रकरण पर या एक ही विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए इसको और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए आप लोग और भी जो हमारे नाटककार हैं, चाहे वो मुद्रा राक्षस हों या उदय शंकर भट्ट हों, गोविंद वल्लभ पंत हों, उपेंद्र नाथ अस्क हों, या इस तरह के जैसे गोपाल राम गहमरी, पांडे विजय शर्मा उग्र, विभिन्न प्रकार माने जो हमारे बहुत से नाटककार हैं, अगर उनको हम देखें तो और उनके नाटकों को देखें तो हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समृद्ध किया है नाटक की दृष्टि से। तो इसको हम लोग अब यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक में आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।